हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। हम जानते हैं कि थोड़ा विलंब हुआ है, इसके लिए हम अपनी तरफ से क्षमा चाहते हैं। साथियों, हम इस यात्रा के संदर्भ में थोड़ी सी बातों को, कुछ बातों को आपके बीच में रख के हम सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना शुरू करेंगे। यह यात्रा किसी पार्टी की नहीं, कांग्रेस पार्टी की नहीं, NSY की नहीं या IYC की नहीं है, बल्कि यह यात्रा बिहार के तमाम छात्रों और नौजवानों के सम्मान के साथ शिक्षा और रोजगार के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। जिन जिलों से हमारी यात्रा गुजरी है, आज 26वां दिन है, उन जिलों के स्थानीय मुद्दों को भी हम आपके बीच में रखते हैं। आज पटना में हमारी यात्रा है। पटना में BPSC की समस्या, BPSC पेपर लीक, प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिस तरह की धांधली सरकार के द्वारा की जा रही है, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की जा रही है, इन बातों को आपके बीच में रखेंगे हम। साथ ही साथ एक बड़ा वर्ग है फुटकर दुकानदारों का, जो सड़क किनारे दुकानें लगाते हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, हम उन पे भी बातचीत करेंगे। मीडिया के बंधुओं से एक दो आग्रह है हमारा। मीडिया के बंधुओं से हम जब हमारे सारे वक्ता अपनी बातों को रख लेंगे, तब आप उनसे क्वेश्चन करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन लेंगे और एक व्यक्ति एक क्वेश्चन हम आपसे आग्रह रहेगा कि इसी तरह से हम लोग करें। हम हमारे बीच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित साथी हैं, उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे बीच में राजेश कुमार जी हैं, BPC सेक्रेटरी सह विधायक। हमारे बीच में NSY के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार जी हैं। हमारे बीच में AICC सेक्रेटरी सुशील पासी जी हैं। हमारे बीच मंच पे शाहनवाज आलम जी, AICC सेक्रेटरी। साथ ही साथ हमारे बीच बिहार कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी। उनके साथ हमारे बीच स्थानीय मुद्दों को रखने के लिए, हमारे बीच फुटकर दुकानदारों की समस्याओं को रखने के लिए कपिल कुमार गुप्ता जी। साथ ही साथ उमा देवी जी, पति स्वर्गीय छोटन प्रसाद जी हैं। और BPSC और प्रतियोगिता परीक्षाओं की समस्याओं को रखने के लिए हमारे पास UPSC एस्पिरेंट खुर्शीद कुमारी जी हैं। हम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई को शुरू करते हैं और उमा देवी जी से आग्रह करेंगे कि फुटकर दुकानदारों की जो समस्या है, वो वहीं बैठ के वहीं से अपनी बातों को रखेंगे। हमारा समस्या है कि सर आज से 2 साल पहले अतिक्रमण में इतना दुकान को हटाया नहीं जाता। आप जो है ना नगर निगम वाला धंधा बना लिया। दिन भर में 5 बार आता है अतिक्रमण। आज 11 बजे आता है, तो फिर 4 बजे आता है, फिर रात के 7 बजे आता है। कल गलतपुरा का घटना है कि सारा सब्जी वाला का ठेला को उलट करके गाड़ी में लाद दिया। अब प्राइवेट में 10-15 को लड़का रख ले, पकड़ के दुकान को देता है 1500 की जगह पर 4-4 हजार रुपया उसे पॉकेट में देके अपने पॉकेट भरता है। 12-13 को लड़का ऐसा रखे हुए नगर निगम वाला, वो अपना काम शुरू करता है। और सब ठेला वाला के आगे ठेला के गाड़ी उठा के ठेली के चलत, मगर कोई दुख दर्द सुनने वाला प्रशासन नहीं। पहले प्रशासन करता था, मगर अब नगर निगम वाला करता है। कहा भाई कि अतिक्रमण है, अतिक्रमण के नाम पर अपना पॉकेट के गरम करने का नियम बना। 2 साल से हम लोग बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा, जो कि इस समस्या के लेके हम वहाँ से यहाँ आपके माध्यम के द्वारा यहाँ रख रहे हैं। जो गरीब लोग सुनने वाला कोई नहीं। पटना का मेयर है सीता साहू, जितने घर आते हैं कहते बाबू अच्छा जी हमारे वोट दी है। जब वो दरवाजा पर जाते हैं तो 2 कुत्ता लगा देता है। इसलिए क्या कुत्ता है, हमको रगेट के भगा देगा वो अपने घर में। मगर देखने वाला गरीब का कोई नहीं। गरीब के देखना आदमी भूल ही गया। जिसके पास पैसा है उसके पास तो दुकान मिल जाएगा। हमारे पास पैसा नहीं है तो गरीब को कोई नहीं सुनता है। अब किसके पास है, जो दरवाजा पर जाएंगे वहां से हम लोग को भगा देंगे। कहा भाई तो ये आप लोग अतिक्रमण करते हैं, अतिक्रमण हम लोग क्या करते हैं। पुलिस से ड्यूटी मिला है ठकुरबाड़ी रोड पर, और स्टूडेंट को पकड़ के 500 रुपया ला, हेलमेट दिया दे पहले तो ला, ये तो अतिक्रमण पुलिस करवाता है। वो पैसा के चक्कर में इसके माध्यम हम लोग को द्वारा रखे हैं कि थोड़ा ऑलरेडी लेट हो चुका है। थोड़ा सा देखिए वो जो
अपनी बात रखने के लिए रखेंगे। सीएम और या पीएम कोई भी हो, देश की जनता चुनती है उनको। अगर इनकी बात नहीं रखेंगे तो फिर क्या मतलब? और अगर आपको ज्यादा विलम्ब हो रहा है तो आप तो कह रहे तो जाने दो, जाने को कह रहे चलो। इसके बाद हम बीपीएससी के बड़ा मुद्दा है, आप जानते हैं इस बात को। हम हमारे बीच में खुशी जी है, खुशी कुमारी जी है, बीपीएससी की अभ्यर्थी है, जो बीपीएससी परीक्षा प्रतियोगिताओं की समस्याओं और डोमिसाइल नीति पर बातें रखेंगी संक्षिप्त में। इसके बाद हम आगे अपने वक्ताओं को देंगे। कोई दिक्कत चल जाता है, थोड़ा बेसी देरी हो जाए। मैं पटना यूनिवर्सिटी की छात्रा अभी मैं पीजी कर रही खगड़िया की मूल निवासी हूँ और बिहार में बीपीएससी आंदोलन का बड़ा रूप ले चुका था। आप लोग सभी इससे परिचित होंगे। जिस तरह बिहार में आए पेपर लीक होता है और विद्यार्थी इस समस्या से हमेशा परेशान रहते हैं, लेकिन सरकार द्वारा किसी तरह का कार्रवाई नहीं की जाती है। आज बिहार में स्टूडेंट की समस्या के कारण इतना गंभीर रूप से परेशान है, लेकिन फिर भी इस मुद्दा को ऐसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज बीपीएससी आंदोलन भले ही आप लोग को लग रहा हो ये आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी बीपीएससी अभ्यर्थी के दिल में वो आंदोलन इस रूप से गंभीर रूप से वो आ चुकी है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। एक ही एग्जाम को 2 बार कंडक्ट करवाना और पेपर लीक करवा के फिर से एग्जाम को लेना, ये कहाँ हो गई? मेरा कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। मेरा आप लोग से बस यही सवाल है कि क्या बिहार में ऐसे ही पेपर लीक आगे भी होते रहेंगे और क्या बिहार में विद्यार्थी के साथ ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे? विद्यार्थी को अपने अधिकार के लिए सड़क पे उतरते हैं तो उनको लाठीचार्ज किया जाता है, उनको फायर किया जाता है, उनको डिमांड किया जाता है। क्या संविधान हमें इतना अधिकार नहीं देता है कि हम स्टूडेंट अपनी बातों को रख सके? आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हम लोग से मिलने तक के लिए तैयार नहीं हुए थे, ना ही हमारी बातों को रखा गया। आज हम हाईकोर्ट से जो हमारे केस को डिसमिस किया गया, ये हमारी हार नहीं है। ये आने वाले समय के लिए पेपर लीक करने वाले माफियाओं को हौसले को बढ़ाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में और भी बड़े लेवल पे पेपर लीक होगी और इस समस्या का जब तक समाधान नहीं किया जाएगा तब तक गरीब लोग स्टूडेंट ऐसे ही इससे परेशान रहेंगे। बस मेरा लास्ट प्रश्न यही है कि क्या हम लोग ऐसे ही हमेशा पेपर लीक की समस्या से हमेशा ग्रसित रहेंगे? क्या हम लोग का आवाज ऐसे ही लाठीचार्ज करके वाटर कैनन का प्रयोग करके ऐसे ही दबाया जाएगा? क्या बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होने के कारण क्या बिहार के छात्र ऐसे ही दूसरे राज्य में पलायन करते रहेंगे? आखिरकार हम लोग की बात को कौन सुनेगा और कौन सुनेगा? क्या बिहार में ऐसे ही भ्रष्टाचार और पेपर लीक संबंधित समस्या बढ़ती रहेगी? इससे ज्यादा हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम धन्यवाद करते हैं खुशी जी को। आगे बीपीसी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश कुमार जी को हम आमंत्रित करेंगे। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के संबंध में वो अपनी बातों को रखेंगे। सम्मानित आज के प्रेस वार्ता पे में उपस्थित हमारे सह प्रभारी सुशील पासी जी, मंच पर विराजमान हमारे बिहार के मामलों के सह प्रभारी शहनवाज आलम जी, इस मंच पर विराजमान ऊर्जावान मेरे NSY यूथ कांग्रेस के प्रभारी ऑल इंडिया और हायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार जी, मंच पर उपस्थित राजेश राठौर जी और फुटकर और रेहड़ी पट्टी के एसोसिएशन के सदस्य, बीपीएससी में विद्यार्थी रहे और मंच पर तमाम हमारे कांग्रेस के तमाम नेतागण, कार्यकर्तागण और सामने उपस्थित मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के तमाम साथीगण। थोड़ी देर हुई है
लेकिन उसका कारण ये था कि हमारे बड़े नेता लाल बाबूलाल जी का देहावसान हो गया था और हम लोग सब बाहर थे, सीधे यहीं आ गया, तो उसका मुझे खेद है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि कल हमारा पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो कन्हैया जी के नेतृत्व में चल करके पटना आ रही है, जो कि 26वां दिन होगा, और उसी के संदर्भ में आज फिर हम लोगों को पदयात्रा का शुभारंभ होगा। उसके पहले मैं अपना माइक कन्हैया जी को सौंपूं, उसके पहले मैं दो बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से बिहार की सरकार ना रोजगार की बात करती, ना लोगों के आर्थिक मदद करने की बात करती, और आखिर विपक्ष करे तो क्या करे, विपक्ष के बात भी नहीं सुनती। तो जब विपक्ष की बात लोकतांत्रिक तरीका से सुनाने का अधिकार लोकतंत्र में संविधान में दिया है, आप लोकतांत्रिक तरीका से आंदोलन करें, मांग करें तो लाठी बरसाएगी और पीट पीट कर जो है खदेड़ देगी। तो आखिर हमारा अंत में विपक्ष के नाते करें क्या? तो उसमें विपक्ष का एक भूमिका है कि हम रोड पर आए और सदन में जो है इसका आवाज उठाएं। मीडिया के सामने भी हम लोग इसलिए रूबरू होते हैं कि आपके माध्यम से भी जनहित के मुद्दे आए, और आप लोग हमेशा यहाँ आते हैं, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी एनडीए सरकार जो अभी चल रही है बिहार में, पता नहीं कौन चला रहा है, हम लोग को अब तक समझ में नहीं आ रहा। यदि जब आप लोग को समझ में आएगा कि बिहार के सत्ता कौन चला रहा है, तो जरा हम लोग को भी और कन्हैया जी को भी बता देंगे कि आखिर वो कौन चला रहा है और किससे हमें बात करना होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कन्हैया जी का मैं बड़े ही आदर सम्मान के साथ मैं अपना माइक सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं देरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। बीच में जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था तो हमने अपने साथी से कहा कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, क्योंकि मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है नहीं, जो प्रभावित वर्ग के लोग हैं प्राइमरी तौर पे उनका ही मुद्दा उठाना है। प्रभावित लोग मौजूद हैं, वो अपनी बात रखेंगे। हम लोगों को तो अवसर मिलता है मीडिया के साथियों से बात करने का, लेकिन साथियों ने कहा कि नहीं आ जाइए, थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि देरी के बावजूद आपने इंतज़ार किया, और जो आपको तकलीफ़ हुई उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। दूसरा, आज जो है जैन तीर्थंकर भगवान महावीर जी की जयंती है, और ये बड़े सौभाग्य की बात है बिहार के हर निवासी के लिए, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, या जो है बुद्धिज़्म की बात करें। तमाम महान लोग जो हैं उनकी जन्मभूमि रही है ये, और इस यात्रा के माध्यम से ही आज सौभाग्य प्राप्त हुआ पटना साहिब में मत्था टेकने का, और वहाँ से आने में ही जो है भयंकर जो जाम थी, हालांकि ये बन गया है, क्या नाम है उसका, हाँ, पूरे देश में मरीन ड्राइव भी बन रहा है, कोई दूसरा भी नाम रखा जा सकता है, कुछ नाम होगा इसका, जेपी गंगापथ। अच्छा, जेपी गंगापथ बोला कीजिए ना, मरीन ड्राइव क्यों बोलते हैं। जेपी गंगापथ से आ रहे थे, वो बन गया है, लेकिन माल सलामी की हालत और पटना सिटी में ट्रैफिक की हालत, गुलजार बाग में ट्रैफिक की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसा दशकों पहले हुआ करता था। इस वजह से देरी हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सीधे मुद्दे पे आपसे दो बात कहनी है। एक तो आज हमारी यात्रा का 26वां दिन है। कल यात्रा करते हुए, पदयात्रा करते हुए हम लोग जो है बिहार के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यात्रा की शक्ल में जाएंगे और उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। और मिलने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि आप जो देख रहे हैं कि पटना में आज बीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली एक स्टूडेंट हैं, और फुटकर जो दुकानदार हैं उनके प्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद हैं। वैसे ही हर ज़िले में
यात्रा ने अपनी प्रेस वार्ता की और उस जिले की जो स्थानीय समस्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मुद्दों को लोगों ने उठाया। मखान जहाँ पे होता है वहाँ के किसानों ने मखान से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाया। जहाँ गन्ना होता है, चीनी मिल है, चीनी मिल के मजदूरों ने अपनी बात रखी। ऑटो चालक संघ के जो है ड्राइवरों ने अपनी बात रखी। विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, सब लोगों ने अपनी बात रखी है। इस आधार पे हम लोग एक मांग पत्र तैयार करके यात्रा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल करके ये देने का कोशिश करेंगे। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मांग पत्र लेंगे, लेकिन लोकतंत्र में संविधान हमको ये अधिकार देता है कि जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाई जाए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए, और सरकार जो है उन आवाज़ों को सुने और उस पर जो है कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जो है सरकार के द्वारा किया जाए। ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रेसिडेंस है, लेकिन होने की उम्मीद बहुत कम है। हम कोशिश करेंगे। दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है आप सबसे कहना चाहते हैं, कई बार हमारे भी कई साथी कहते हैं, हम लोग से भी मुंह से निकल जाता है, ये यात्रा मूल रूप से बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है। इसको भितिहरवा से 16 मार्च को जब शुरू किया गया तो यह विद्यार्थियों और नौजवानों की यात्रा थी। धीरे धीरे बिहार के आम लोगों की भावना इस यात्रा से जुड़ती चली गई और जिधर से यात्रा गुजरी है, अभी हम विभिन्न जिलों से होते हुए पटना आए हैं, तो हमको लगता है कि यह यात्रा एक सत्याग्रह, एक संघर्ष का रूप ले चुकी है। इसका कोई समापन करने की आवश्यकता नहीं है। जब लोगों की आवाज़ आप लोगों के माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंच रही है, तो इस पद्धति को, इस प्रक्रिया को और ज़्यादा गतिमान करने की ज़रूरत है और इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसा मत समझिएगा कि कल यात्रा का समापन है, ये संघर्ष की शुरुआत है। ये बिहार की सबसे जो जरूरी मुद्दे हैं बिहार के, उसका आगाज़ है। चुनाव होंगे, राजनीति होती रहेगी, कोई ना कोई चुने जाएंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, सरकारें बनती बिगड़ती रहेंगी। कोशिश ये है कि बिहार दुनिया में जो नए अवसर पैदा हुए हैं उसमें बिहार का स्थान क्या होगा। नई तकनीक आई है, मोटर बन रहा है, ड्रोन बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन हो गया है, एआई आ गया है, और हमको लगता है कि इस एआई के दौर में ईआई की बहुत ज़रूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरत है, इक्विटेबल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बिहार में घूम रहे हैं, कई साथी आक्रोश में थे, जरूरी नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी की वजह से आपको गुस्सा आ रहा हो। बिहार में जिंदगी जीना इतना चुनौतीपूर्ण है, इतनी जद्दोजहद है कि स्वाभाविक रूप से हम लोग उद्वेलित रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, जबकि ये ज्ञान की भूमि है। चाहे आप बुद्धिज्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, सिखिज्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, बार बार कहा गया कि लोभ, मोह, काम, क्रोध ये मनुष्य के जो है दुश्मन है। लेकिन बिहार में जिंदगी जीना इतना कठिन है कि सड़क पे चलता हुआ हर इंसान गुस्से में दिखाई देता है, निराश है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। इसीलिए हर चीज को वो देखता जरूर है। इस यात्रा से भी जब हम लोग अलग अलग जिले से गुजर रहे थे, लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर के यात्रा को देख रहे थे। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, लेकिन साथ ही साथ जो है नाउम्मीदी भी थी। और ये सच मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। लड़ते लड़ते लोग थक जाते हैं और हालत इतना दर्दनाक है कि अभी पटना की एक घटना है, आप सोचिएगा कितनी भावुक बात है। एक डॉक्टरी पढ़ने वाला स्टूडेंट IGIMS में पढ़ रहा है, उसका एक्सीडेंट होता है, खुद डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, अपने ही अस्पताल में जहाँ वो पढ़ रहा है उसको बेड नहीं मिलता है और प्राइवेट अस्पताल में जो है उसकी मौत हो जाती है। इससे ज्यादा और कोई प्रमाण चाहिए क्या? क्या हालत है हमारे प्रदेश की? और कोई रिपोर्ट चाहिए क्या? अगर रिपोर्ट चाहिए तो कैग का रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, क्या कहा गया है स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत यह है कि आप बीमार हैं और सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आप ठीक नहीं होंगे, आप और बीमार हो जाएंगे। ये सच है और ये सच हम सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। बेकारी की बात करेंगे, शहरी क्षेत्र में 30% से ज्यादा बेकारी है बिहार में, और ग्रामीण क्षेत्र में 9% बेकारी है। लगभग डबल हो गया है पिछले एक दशक में। देश का जो बेकारी दर है, उस बेकारी दर से बिहार का बेकारी दर ज्यादा हो चुका है।
किसान आत्महत्या की हालत, बिहार में किसान आत्महत्या नहीं करते, जवान हालत की आत्महत्या की हालत, और लोगों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए कि पटना में स्टूडेंट किन परिस्थितियों में रह करके पढ़ाई कर रहा है, और नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि पढ़ते जा रहे हैं, मालूम नहीं है कि ये एग्जाम होगा कि नहीं होगा, ये एग्जाम का पेपर लीक तो नहीं हो गया है। कोई भी, आज बनी है यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी 1907 में बन गई थी, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बीएन मंडल, तमाम यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं। यूनिवर्सिटी की हालत क्या है? सेशन टाइम पे नहीं है। तो जब पढ़ाई नहीं मिलेगी, इलाज नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, आप अपराध की घटनाओं को उठा करके देख लीजिए, आम लोग का कौन पूछता है? एमएलए, मंत्री, नेता, उनके परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं। खुद बताइए ना कि सुशासन के इस दावे में कितनी सच्चाई है। नेताओं के परिवार वालों की हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, और कहा कि शराबबंदी करके जो है नशा बंद करा दिए। विभिन्न जिलों से घूमते हुए जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में देखने को मिला, जिसको लेकर के माँ बाप बहुत परेशान है, कि बिहार में नया तरह का सूखा नशा चल रहा है। पहले लोग कहते थे बिहार के लोग जो है खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये भी जो है अंग्रेजों के साथ आया था। अब जो नए अंग्रेज आए हैं, वो मुंद्रा एयरपोर्ट से जो ड्रग्स चलता है वो अब बिहार के गांव-गांव में पहुंच रहा है। हालत ये है कि थोड़ा सा अगर घर खुला छोड़ दे तो मोटर खोल करके बेच देगा, गटर का ढक्कन जो है उसको तोड़ करके जो है उसका लोहा बेच दे रहा है। तो आप बताइए, ड्रग्स, नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, और दावे क्या हैं? सरकार ने सर्वे कराया, कास्ट सर्वे कराया, उस कास्ट सर्वे में कह रहे हैं कि 7% लोग भी ग्रेजुएट नहीं है बिहार में। क्या हालत कर दिया है? दलित की हालत खराब, पिछड़ों की हालत खराब, अति पिछड़ों की हालत खराब, गरीबों की हालत खराब, किसानों की हालत खराब, मजदूरों की हालत खराब, स्कूल का हालत खराब, अस्पताल का हालत खराब। तो पलायन नहीं करेगा लोग तो क्या करेगा? इसीलिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बिहार में चल रहे हैं और मीडिया के साथियों ने बहुत सहयोग किया है। हमें उम्मीद है कि बिहार की राजनीति के विमर्श के केंद्र में पलायन एक बहुत गंभीर सवाल बनकर के उभरेगा, और पलायन के जो कारण हैं उन कारणों के निदान से ही पलायन रुकेगा, और दुनिया में जो नया अवसर पैदा हुआ है बिहार उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल पाएगा और एक बेहतर बिहार का निर्माण हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद से हम ये यात्रा कर रहे हैं। कल पटना शहर में पदयात्रा होगी और हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे, और कल हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और जो है विभिन्न पदों पर जिम्मेवारियां निभाने वाले सचिन पायलट जी भी जो है उस यात्रा के लिए आ रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को सहयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग, यूथ विंग इस यात्रा को सहयोग कर रहा है, लेकिन ये यात्रा बिहार के आम लोगों की यात्रा है, ये बिहार को बदलने की यात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग पासवान ने कहा है आपकी यात्रा को लेकर कि कन्हैया भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे लोग हैं और इनकी यात्रा से लोग ना जुड़े, तो क्या एनडीए कन्हैया कुमार से डर गई है? नहीं, हमसे क्यों डरेंगे? तो कहते हैं रास्ते में जो है ना आ रहे थे, एक टेम्पू पे लिखा हुआ था मूर्खों की राय और गरीब की हाय, इससे बचना चाहिए। हमसे कोई क्यों डरेगा? हम डराने वाले लोग नहीं। मेरे जो है पिताजी मंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, हजारों करोड़ का कोई एम्पायर छोड़ करके नहीं गए। हमसे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, और वो उन्होंने कहा है कि उनकी इच्छा है। लेकिन कभी कभी जब हम कुछ कहते हैं ना, आप पर अगर हम उंगली उठाएंगे तो हमारे ऊपर भी उंगली उठाएंगे। और सरकार में हम हैं नहीं, मंत्री हैं नहीं, मेरे पिताजी गृह मंत्री भी नहीं है, कोई जैसा थोड़ी। तो जब आप ये प्रश्न मेरे ऊपर उठाएंगे तो सरकार की कानून व्यवस्था पे ये प्रश्न उठ जाएगा कि कोई इंसान अगर इतना बड़ा अपराधी है, दुर्दांत अपराधी है, आतंकवादी है, खुलेआम सड़क पर घूम रहा है, सरकार को उसको पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, फांसी पे टांग देना चाहिए। उल्टे सरकार जो है हमको बॉडीगार्ड दे करके घुमा रही है बिहार में, बताइए। तो प्रश्न जब करें तो वो प्रश्न करने से पहले ये याद करें कि प्रश्न हम किस जमीन पे खड़ा होकर के कर रहे हैं। बाकी उनकी इच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि बिहार के जितने भी नौजवान नेता हैं
चाहे वो किसी भी दल के हों। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के लिए कुछ बेहतर करेंगे। मेरी शुभकामनाएं। 2 साल पहले प्रशांत किशोर ने भी पदयात्रा शुरुआत की थी और सेम जो आपका मुद्दा है उसी मुद्दे को लेकर उन्होंने भी पदयात्रा स्टार्ट की थी। फिर आपकी पदयात्रा और उनकी पदयात्रा में क्या डिफरेंस है? देखिए, पदयात्रा तो इस देश में होते रहती है। पदयात्रा जो है हमारी धर्म में, संस्कृति में रचा बसा है। इससे पहले हमने भी जो है एक जनगण मन यात्रा की थी, तब भी जो हम पलायन की बात कर रहे थे। किसका मुद्दा है, कौन पहले उठाया, ये जरूरी नहीं है। क्रेडिट तो तब लेंगे ना जब इसका निदान हो जाए। हम कहते हैं कि इसको सब उठाए, बीजेपी भी उठाए, जेडीयू भी उठाए, आरजेडी भी उठाए, प्रशांत जी भी उठाएं, चिराग पासवान जी भी उठाएं, मांझी जी भी उठाएं, कांग्रेस पार्टी भी उठाए, बिहार का हर राजनीतिक व्यक्ति और हर राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि ये सामूहिक प्रयास से, सामूहिक पराक्रम से जो है इसकी सिद्धि संभव है। इसमें कोई तेरा मेरा कोई क्रेडिट लेने का बात नहीं है। कोई आईपीएल मैच थोड़ी हो रहा है कि हम जीत जाएंगे, हमको ट्रॉफी मिल जाएगा। जो भी उठाएं बहुत अच्छी बात है और मेरी शुभकामनाएं हैं जो भी इस विषय पे काम कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी उठा रहे हैं, चिराग जी उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं, बीजेपी के लोग उठा रहे हैं, जेडीयू के लोग उठा रहे हैं, कोई भी लोग उठाएं। बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो पलायन के दंश से झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, ये सच। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार से बिहार के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। तो कोई भी मुद्दा उठा रहे हो, ये मुद्दा जो है जरूरी है और सब लोग मिलकर के उठाएं, और जो भी इस लड़ाई में साथ हैं सबका स्वागत है। कन्हैया जी, सवाल है कि राहुल गांधी आपके पदयात्रा में आए थे। कन्हैया जी, नहीं, मंदिर नहीं, गलत बात, ये तथ्य ठीक नहीं है। कन्हैया जी, देखिए, नहीं, ये तथ्य ठीक नहीं है। मंदिर नहीं धोया गया, ये तथ्य ठीक नहीं है। हम मंदिर भी जाते हैं, अभी गुरुद्वारे से आ रहे हैं आपके बीच में, मजार पर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं। इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं, उनका जाति और धर्म कुछ भी हो, किसी भी इंसान के साथ कोई भी अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी उसके लिए संघर्ष करेगी। और हम सभी धर्म को बराबर सम्मान करते हैं, हम सर्व धर्म समभाव में विश्वास करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अब पलायन में आते हैं ना। कन्हैया जी, राहुल गांधी आपके पदयात्रा में आए थे। राहुल गांधी ने यहीं पर कहा था कि जो कांग्रेस को बिहार में काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ था। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को कि कौन सा काम कांग्रेस को करना चाहिए था जो अब तक नहीं हो पाया? क्यों आरजेडी के बड़े भाई, आरजेडी को बड़ा भाई बना के कांग्रेस पीछे चल रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। जब देश को आज़ादी मिली तो ये संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का शासन स्थापित हुआ। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को न सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में भूमिका निभाई, बल्कि जो राजे राजवाड़े जमींदारों का शासन था उससे भी आज़ादी दिलाई। बिहार में बहुत सारे ऐसे सुधार वक्त के साथ होने चाहिए थी जो होना बाकी है। उस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं, और वो मुहिम ये है कि समाज के आखिरी पंक्ति का जो इंसान है उस तक भी न्याय पहुँचे, और उसी को करना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी है। अभी हमारा AICC का सेशन हुआ था, उसमें हम लोगों ने यही संकल्प लिया है कि पूरा समर्पित होकर के न्याय के पथ पर चलेंगे और लोगों के न्याय के लिए संघर्ष करेंगे। बिहार के लोगों के लिए, बिहार के अंदर रहने वाले जो सभी जाति संप्रदाय के लोग हैं उनके संघर्ष के लिए हम लोग काम करेंगे। और राहुल जी बार बार कहते हैं कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, किसान, मजदूर और गरीब, चाहे वो किसी भी जाति का, उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना ये कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है। संविधान को बचाना, संविधान का न्याय जो है उसको स्थापित करना ही कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है, और इसको हम लोग करेंगे। किसको लाया गया है? 26/11 के जो टेरर अटैक के दिन। अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया। आप इसी बात कर रहे हैं। कमाल है लेकिन नहीं, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है।
अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है, लाज है उसको? थोड़ा ना कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया, जिस पे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है? आसमान छू रही है महंगाई। बेकारी इतनी आज तक भारत के इतिहास में नहीं थी। डिस्पैरिटीज इतना बढ़ गया है। और सरकार के लिए कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, सरकार का दावा, मतलब 80 करोड़ गरीब लोग हैं ना इस देश में। उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय जो है सरकार जो है जिम्मेवारियों से भाग रही है, और उल्टे जनता को जब आप रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी दे नहीं रहे हैं तो इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। देश तरक्की कैसे करेगा? देश तरक्की करेगा आपस में नफरत फैला करके। देश तरक्की करेगा एकता से, देश तरक्की करेगा एकजुटता से, देश तरक्की करेगा आखिरी पंक्ति में खड़े इंसान के पास जब शिक्षा पहुंचे, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं पहुंचे, उसको रोजगार मिले, तब देश तरक्की करेगा। अपने बेटा को रोजगार मिल गया तो देश को रोजगार मिले कि नहीं मिले? सरकार इस बात का जवाब देना। केंद्र सरकार में 10 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, बिहार सरकार में 2.25 लाख पोस्ट खाली है। 2.25 लाख, अकेले 2 लाख पोस्ट तो टीचर का खाली पड़ा हुआ है। बेटा बेटी को जो है सेट करा देते हैं, उसके बाद जो है बाकी जनता का कुछ हो नहीं हो, और भटकाने के लिए दाएं बाएं, और उस पे जो है पूरा देश का सूचना तंत्र जो है उसी को मेन मुद्दा बना देता है, उसी पे चर्चा होने लगती है। क्या अभी जो है 15 दिन से बहस हो रहा है वक्फ पे। अगर सरकार सचमुच कुछ करना चाहती है तो उसके नियत में दिखेगा ना। सरकार कह रही है कि इससे जो है वक्फ बोर्ड से जमीन ले लेंगे, उसके बाद जो है हम गरीबों को देंगे। अच्छा, अपना छत पर लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं, अपना छत पर, और जो है आप जो है गरीबों को जो है जमीन दे देंगे। इससे पहले जो है इसी तरह से मूर्ख बनाने का कार्यक्रम बनाया सीए के दौरान। उससे पहले जो है कितना लोग कश्मीर में जमीन खरीद लीजिए, एक आदमी हाथ उठाइए तो, एक आदमी बताइए डल लेक के सामने आप जमीन खरीद लिए। राजनीति आज ही छोड़ेंगे, आज राजनीति छोड़ देंगे। ये कोई मने धंधा थोड़ी है, शौक से थोड़ी जो है पैदल घूम रहे हैं बिहार में। हर बार जो है भावनात्मक तरीके से लोगों को भड़का करके, इंसान को आपस में लड़ा करके मुद्दा गायब कर देना है। बढ़िया अपना बेटा सेठ है, क्रिकेट खेला था, यूपीएससी का एग्जाम दिया था कि उसको बना दिया बीसीसीआई का सेक्रेटरी। परिवारवाद, परिवारवाद क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं से पूछते हैं जब परिवारवाद पे जो है बकवास करता है तो? कितना जो है अपना बेटा बेटी को सेट कराए हुए है। एक मुद्दा पे बीजेपी जो है एक मुद्दा पे भी जवाब देने के लायक नहीं है। भ्रष्टाचार पे जिस पे आरोप लगाता है वही भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाए, भ्रष्टाचार पे मुंह बंद। परिवारवाद पे अपना बेटा बेटी सेट हो गया, परिवारवाद पे मुंह बंद। आतंकवाद पे क्या किया है बीजेपी ने? आतंकवाद पे मुझे बताइए तो क्या किया है? सब कुछ को जो है एक भावनात्मक मुद्दा बना करके, इंसान को आपस में लड़ा करके, देश का जो है ध्यान भटका करके देश की संपत्ति लूटी जा रही है। मेरा सिंपल सवाल है, इकोनॉमी अगर 5 ट्रिलियन की हो गई, 5 ट्रिलियन की, तो कौन 80 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो अनाज लेकर के जी रहे हैं? और बिहार की हालत आप देख लीजिए, आंकड़े उठा करके देख लीजिए। इससे ज्यादा दुखदाई कुछ होगा? एक डॉक्टर का एक्सीडेंट हुआ है, अपने ही अस्पताल में उसको बेड नहीं मिला है और प्राइवेट अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। इससे बड़ा कुछ प्रमाण चाहिए क्या? ये आज हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम तो इसके लिए भी तैयार हैं कि दलगत भावनाओं से भी उठकर जब देश की बात है, प्रदेश की बात है, तो सबको एकजुट होकर के बुनियादी सवालों पे काम करना चाहिए। और निवेदन है आपसे, हाथ जोड़ करके निवेदन है। देखिए, ये जो रोज भोरे भोर हेडलाइन सेट किया जाता है ना, एक बार इनका योजना जो है ना आप लोग फेल कर दीजिए। एक दिन फेल कर दीजिएगा ना, 5 साल तक इनको हिम्मत नहीं होगा हेडलाइन मैनेजमेंट करने का। बेतिहरवा से एक दिन था वहां पे, एक दिन बेगूसराय में हुआ। हम जानते हैं कि उसमें जो है उत्सुकता है। जी 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 जी, पूछिए पूछिए। सचिन पायलट जी को आप बुला रहे हैं, सवाल बहुत सारे साथियों का था कि तेजस्वी यादव बहुत काफी समय से मुद्दा उठा रहे हैं। पटना में जब आपकी यात्रा हो रही है, आपने तेजस्वी को आमंत्रित किया है यात्रा में? हम किसी को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं।
किसी को नहीं किए हैं। अगर आपकी अगर ये इच्छा है तो आप जान लीजिए। और हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है, इनको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है, यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया है। ये आमंत्रण और वो तब होगा ना जब मेरे परिवार में लगन होगा। लगन होगा तो आमंत्रण करेंगे सब लोगों का। ये तो संघर्ष है, संघर्ष का मंच है। हम कह रहे हैं कि राहुल जी को भी कोई आमंत्रण नहीं है। जिसको लगता है कि जो है इस यज्ञ में जो है आहुति देनी है, लोग आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी साफ साफ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ करके अध्यक्ष जी की मौजूदगी में हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, प्रभारी बैठे हुए हैं, वहां बैठ करके जो है, और यात्रा के जो मीडिया के कोऑर्डिनेटर है माइक ले करके कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं। अभी कहा ना शुरू में, फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही है कि हमारी यात्रा नहीं, निकलो यहाँ से। देखिए ये संघर्ष है, इस संघर्ष में आप सब बिना बुलाए आमंत्रित हैं। आप भी आइए, और आ ही रहे हैं लोग, हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया। ये हमारी अपनी इच्छा है कि बिहार के लिए कुछ हो रहा है, हम इसमें शामिल होंगे। जो सैकड़ों पदयात्री चल रहे हैं उनके साथ हम भी पैदल चलेंगे। बड़ा मुद्दा है, आप बोल रहे हैं सबको जगत से बाहर निकल के आना चाहिए। बड़े मुद्दे के साथ कैसे आपके साथ है? हम तो कह रहे हैं सबको आना चाहिए, सब आए। इन्होंने जब मुझे चिराग जी पे सवाल पूछा, हमने कहा कि उनको भी शुभकामना है, वो भी बिहार के लिए अच्छा करें। नहीं, ये प्रश्न जब पूछा जाता है तो मैं कई बार जो इस प्रश्न पूछने के कारणों की पड़ताल करने लगता हूँ। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि मेरे दादाजी जो है ना पक्का मकान नहीं बना पाए, ठीक है, और मेरे पिताजी जो है ना पक्का मकान बनाने का कोशिश करने लगे, तो जो है ये मेरे पिताजी को कहा है कि क्यों बना रहे हो, तुम्हारा दादाजी तो बना नहीं पाया। क्या इसका उद्देश्य है? ये जो वॉट अबाउटरी करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? प्रश्न ये होना चाहिए कि पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पलायन हो रहा है, इस पे किसी को कोई दो राय है? पलायन होने पे किसी को तो कोई दो राय नहीं है। तो पलायन रुकना चाहिए, जहाँ लोग पैदा हुआ है वहीं उसको। अच्छा, तो हम जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए। हम जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए। आप भी दीजिएगा तो हम ही सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको कुछ जो है ज्ञान बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो पलायन हो रहा है और पलायन रुकना चाहिए, इस पे बिहार में सहमति है, इससे कोई असहमत नहीं है। अब है कि पलायन शुरू कब हुआ? तो शुरू तो कहिएगा तो पलायन तो अंग्रेज के जमाने में शुरू हुआ। गिरमिटिया मजदूर बन करके जो लोग मॉरिशस जाते थे गन्ना काटने के लिए, और अभी वहां के राष्ट्रपति बन गए। तो पलायन होता रहा है, ठीक बात है। आज जो पलायन हो रहा है और पहले जो पलायन हुआ, इतिहास में पलायन हुआ, तो महात्मा बुद्ध भी तो चल करके आए थे बिहार। फर्क ये है कि पहले पलायन जो है आप बेहतरी के लिए जाते थे, आज पलायन जो हो रहा है मजबूरी में हो रहा है। एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर जो है ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिक काल से, कालखंड से चला आ रहा है, ये कुछ सालों की बात है। तमाम दावों के बावजूद, दावे हैं सरकार के कि हमने सड़कें बनाई, बनी है सड़कें, पुलें बनाई, बनी है पुलें, कह रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब शानदार कर दिया है। तो जब सब कुछ शानदार कर दिया है, कोविड के दौरान में लास्ट जो है डेटा आया था पलायन कि 2 करोड़ का डेटा था, और अकेले बिहार से, बिहार और उत्तर प्रदेश, एक नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे बिहार है। अकेले बिहार से लगभग 70 लाख पलायन जो के बारे में आंकड़ा आया कि लौट करके लोग आए। उसके बाद उन मजदूरों का क्या हुआ, वो कहाँ गए, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इसको जब आप जोड़ करके देखेंगे तो कोविड के दौरान भी जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जर्जर हालत देखने को मिली। स्कूल का हालत आप सब लोग जानते हैं, भवन है, टीचर नहीं है, टीचर है, भवन है, स्टूडेंट नहीं है। सवाल ये है कि पलायन जब हो रहा है तो पलायन रुकना चाहिए। हमारी सरकार जब थी तो हमने क्या किया, उस पर अगर हम बोलते रहेंगे तो 55 साल में हमने बहुत कुछ किया। आज क्या करना है उसको बोलने की जरूरत है। 55 साल में जो है इस देश को आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बराबर का वोट का अधिकार मिला लोगों को, राजबारों का राज खत्म किया गया, तभी तो एक गरीब का बच्चा जो है वो देश का जो है मुख्यमंत्री बन पाया। देश में 55 साल में बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, हम सिर्फ वही गिनाने के लिए बैठेंगे तो दिन भर बोलते रहेंगे तब भी खत्म नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि हम करेंगे क्या, हम ये बोलना चाहते हैं। हम करेंगे ये कि हमको अगर मैंडेट मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा,
जब मैंडेट नहीं भी है तब भी जो है हम सड़क पे चल करके राजनीति के विमर्श के केंद्र में यह सवाल को लाना चाहते हैं कि बिहार को अगर अग्रणी राज्य बनाना है तो हमको पलायन रोकना पड़ेगा, और पलायन को रोकने की जो स्थिति है वो तब पैदा होगी जब हम स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, जब हम रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगे, जब हम लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करेंगे। प्रचार करने से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करेंगे। ये इनको बताइए, इनसे हमारा कोई संबंध है, कोई रिश्तेदारी है? आपके सामने में खुलेआम बोल रहे हैं कि जो है घुसखोरी कर रहा है, पहले पुलिस घुसखोरी कर रही थी, अब नगर निगम घुसखोरी कर रहा है, हमारा दुकान उजाड़ दे रहा है, आपके सामने में बोल रहे हैं। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, विस्तृत संघर्ष का संबंध है, ये आपके सामने में बोल रहे हैं। बीपीएससी के प्रतियोगी परीक्षार्थियों को लाठी खाते हुए तो आपने देखा, कड़ाके की सर्दी में वाटर कैनन झेलते हुए आपने देखा। तो ये जो सवाल है उस सवाल का हम निराकरण चाहते हैं, उस सवाल का हम समाधान चाहते हैं, यही हमारी कोशिश है।